अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शेख अहमद अली, आप देख रहे हैं क्राइम टुडे न्यूज़। नाज़रीन, जनाब इलियास शमशी जो सोशल एक्टिविस्ट है, जो हमेशा अपने बयानों को लेकर चर्चा में रहते हैं और बेबाकी से अपनी बात रखते हैं, ये एक सिकंदराबाद से आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर खड़ने वाले थे, लेकिन फिर इनकी जो टीम है, ये टीम से मशवरा की और टीम ने कहा कि पहले से ही यहाँ पर कांग्रेस ख़तरे में है, अगर आप खड़ेंगे तो मुश्किल हो जाएगा, भारतीय जनता पार्टी को फिर कामयाबी मिलेगी। इसके बाद से वो खड़ने का इरादा नहीं किया, उन्होंने अपने बयान में बताया। मज़ीद उन्होंने कहा कि सिकंदराबाद में नंबर 1 पर भारतीय जनता पार्टी है, नंबर 2 पर बीआरएस पार्टी है और नंबर 3 पर कांग्रेस पार्टी है। ये 3 पर जो कांग्रेस पार्टी है, क्या इसकी वजह दानम नागेंद्र है? क्यों रेवंत रेड्डी ने कहीं ना कहीं गलती की है दानम नागेंद्र को टिकट देकर? इस तरह से कई सवालात उठ रहे हैं कि दानम नागेंद्र की अब इमेज ठीक नहीं है। कुछ साल पहले तक वो अवाम के दरमियान हुआ करते थे और काम किया करते थे, लेकिन अब वो काम नहीं कर रहे हैं और कहीं ना कहीं उनकी इमेज भी ख़राब हो चुकी है। जो पार्टी बदलते हैं उन्हें वक्त के हिसाब से, तो क्या कल के बाद अगर वो जीतेंगे भी तो इसकी क्या गारंटी है कि वो कांग्रेस में रहेंगे? अगर भारतीय जनता पार्टी है तो भारतीय जनता पार्टी में जाएंगे, फिर से बीआरएस पार्टी में आएंगे, यानी उनका कोई एक ठिकाना नहीं है। कहीं ना कहीं लोगों के भी जहन में ये बात है कि हमारा वोट कहीं वेस्ट ना हो जाए। बहरहाल इस बात से भी ये फिक्र बताए हैं और जिस तरह से रेवंत रेड्डी पर भी इन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि रेवंत रेड्डी कांग्रेस के लीडरों से ज़्यादा बीआरएस पार्टी के लीडरों पर और उनके लोगों पर भरोसा रख रहे हैं, कहीं यही मसला उनको ले ना डूबे और नुकसान ना हो जाए। इसलिए कि पिछले 10-12 साल से कांग्रेस के लिए लगातार काम करते हुए आ रहे हैं कारकुन, कई उनके ऊपर केसेस दर्ज हुए लेकिन उनको नज़रअंदाज किया गया। और ऐसे बीआरएस पार्टी के जो लीडर्स जो हमेशा आवाम के लिए परेशानी का सबब बनते रहे, इन 10 सालों में केसीआर ने किस तरह से ख़ास तौर पर मुसलमानों को, माइनॉरिटीज़ को परेशान किया है और उनके एमएलए एमपीज़ भी परेशान किए हैं, फिर से वही लोगों को इनके ऊपर मुसल्लत किया जा रहा है, तो फिर अवाम कैसे इनको वोट डालेगी? ये बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि अवाम ने बीआरएस पार्टी से नाराज़ होकर ही कांग्रेस को इक़्तिदार में लाया था, लेकिन रेवंत रेड्डी फिर वही गलती कर रहे हैं और कर चुके हैं। अब इसका कैसा नताइज निकलेंगे और इसका कैसे फैसला होगा, ये आने वाला वक्त बताएगा। क्या सिकंदराबाद में अब जिस तरह से नंबर 1 पर किशन रेड्डी है, नंबर 2 पर पद्मा राव है जो बीआरएस पार्टी से है और नंबर 3 पर नागेंद्र है, क्या ये 3 से फर्स्ट पे आ सकते हैं? ये अवाम का ही फैसला रहेगा और आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन जिस तरह से जो हालत बन रहे हैं, इससे तो लगता है तो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी को नुकसान होने के इम्कानात हैं। मज़ीद उन्होंने क्या कहा, आइए सुनते हैं, समझते हैं इस रिपोर्ट। जी, आपने जो सवाल किया है कि मैंने नॉमिनेशन क्यों दाखिल नहीं किया, दरअसल हमारी भी अपनी जो टीम है, मेरी अपनी टीम ने जब तमाम तर सिकंदराबाद पार्लियामेंट के मुख्तलिफ़ असम्बली हल्क़ाजात में जब हमने सर्वे किया तो ये पाया कि बीजेपी नंबर 1 पोजीशन पे आ रही है, जबकि बीआरएस नंबर 2 पर आ रही है और कांग्रेस पार्टी नंबर 3 पर आ रही है। जबकि असल मकसद हमारा कॉन्टेस्ट करने का ये था कि मुसलमानों के साथ नाइंसाफ़ी हुई है, लेकिन अब अगर मुस्लिम फैक्टर को पकड़ा जाए और सिर्फ मुस्लिम अगर किया जाए तो सीधा सीधा इसका फ़ायदा बीजेपी उठा रही है। तो लिहाजा इस इलेक्शन में मुसलमान अपने आप को पीछे हटाकर, यानी अपने आप को सेकंड लाइन थर्ड लाइन में हम ढकेल कर इस बात की कोशिश कर रहे हैं कि भले कांग्रेस पार्टी जीत जाए लेकिन हमारी वजह से कांग्रेस पार्टी ना हारे। और एक ज़माने से हमारी वाबस्तगी कांग्रेस पार्टी के साथ भी रही है, इसी वजह से जो है मैंने अपना नॉमिनेशन दाखिल नहीं किया है। और एक अलार्मिंग सिचुएशन ये भी देखने में आ रहा है कि तेलंगाना के अंदर भले कांग्रेस पार्टी की तरफ से या फिर चीफ मिनिस्टर की जानिब से या फिर बड़े बड़े लीडर्स की जानिब से दावे किए जा रहे हैं कि और इलेक्शन के सीज़न में होते भी हैं, दावे भी होते हैं कि हम 12 जीत रहे हैं, 14 जीत रहे हैं, ये सब कुछ होता है। और चाहे तो मैं भी इस बात का दावा कर सकता हूं कि कांग्रेस पार्टी इतने जीत रही है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी ये है कि बीजेपी अपना मोमेंटम पकड़ रही है। और अभी जो 2 इलेक्शंस हुए हैं वहाँ पर बीजेपी का जो ग्राफ है वो काफ़ी हद तक गिरा है। तो अगर ये ग्राफ ऐसे ही गिरेगा तो ज़रूर कांग्रेस पार्टी का मोमेंटम भी तेलंगाना के अंदर
गिरेगा और कांग्रेस पार्टी मजबूती के साथ जीत कर आएगी। लेकिन रियलिटी ये है कि कांग्रेस पार्टी के लिए जो असेंबली इलेक्शंस में जिन लोगों ने मेहनतें की उन्हें बिल्कुल साइडलाइन कर दिया गया, इससे आप इनकार नहीं कर सकते। बहुत से ऐसे ज़मीनी वर्कर्स थे जो गांव-गांव और शहर के अंदर जिन्होंने मुस्लिम कम्युनिटी, अदर कम्युनिटीज़ के बहुत से लोग थे जिन्होंने कांग्रेस पार्टी के लिए काम किया था, उन्हें बिल्कुल साइडलाइन कर दिया गया और ऐसे लोगों को आगे बढ़ा दिया गया जो कि बीआरएस के साथ 9 साल उन्होंने पावर एंजॉय किया, फिर अब यहाँ पर पावर एंजॉय करने के लिए आगे उन लोगों को आगे किया जा रहा है, उन लोगों को जिम्मेदारियाँ दी जा रही है, ये भरोसा किया जा रहा है कि वो लोग आ जाने के बाद कांग्रेस पार्टी जीत जाएगी। तो मैं ये समझता हूँ कि ये दिन में ख्वाब देखने के बराबर है और हो सकता है कि इसी गलतफहमी की वजह से कांग्रेस पार्टी को आने वाले पार्लिमानी इंतखाबात में तेलंगाना के अंदर भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। हाँ, अभी भी वक्त है, अगर कांग्रेस पार्टी अपनी गलती को सुधारती है और बीआरएस के इंपोर्टेड लीडर्स के बजाय कांग्रेस के साथ जो डेडिकेट होकर पिछले 8-9 साल से जो लोग काम करते आए हैं और असेंबली इलेक्शंस में जिन्होंने कांग्रेस पार्टी को जीत दिलवाई, अगर उनकी नाराज़गी को दूर किया जाए और उन्हें साथ लेकर अगर कांग्रेस पार्टी काम करती है तो ज़रूर इंशाअल्लाह ताला मैं समझता हूँ कि यहाँ पर भी 12-14 सीटें जीतना कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन अगर ये एटीट्यूड बरकरार रखा जाएगा और बीआरएस के लीडरों पर भरोसा करके कांग्रेस के ग्राउंड लीडर्स को अगर साइडलाइन किया जाएगा तो 7 सीटें भी जीतना मुश्किल हो जाएगी। बहरहाल आपके सवाल का ये जवाब था। शुक्रिया।